बांग्लादेश ये सोच रहा था कि भारत के टेक्सटाइल को वो बर्बाद कर देगा, लेकिन यहाँ वियतनाम ने बांग्लादेश का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। तो वहीं यूरोप के सभी देशों ने कह दिया है भारत बनाएगा तो ही हम लेंगे। साथ ही ब्रिटेन, जो कल तक भारत को दबाने के प्रयास में था, आज भारत से और सिर्फ भारत से समझौते करना चाहता है। वहीं मालदीव के 28 आइलैंड को अपने हाथ में लेते ही नेपाल भी बोल पड़ा, हमारे सैटेलाइट अब इसरो ही लॉन्च करेगा, चीन को हम नहीं जानते हैं। शुरुआत करें आज की अपडेट की तो बांग्लादेश में हर 24 घंटे में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत इन सब का बखूबी से जवाब भी दे रहा है। और इसी कड़ी में वियतनाम ने बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के कारण कानपुर से बांग्लादेश जाने वाले लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है और करोड़ों रुपए के ऑर्डर फंसे होने के कारण व्यापारी नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद खो बैठे थे। लेकिन नोएडा में होने वाली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने व्यापारियों के लिए एक नई राह खोल के रख दी है। बता दें कि इस शो में वियतनाम को कंट्री पार्टनर बनाया गया है, जिससे कानपुर के उद्यमियों को वियतनाम में अपने उत्पादों को बेचने का सुनहरा मौका मिल रहा है। बता दें कि वियतनाम कानपुर के उद्यमियों के लिए एक बड़ा बाजार साबित हो सकता है। वहीं वर्तमान की बात की जाए तो कानपुर से वियतनाम को लगभग 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है, जिससे इस ट्रेड शो के माध्यम से इसको और बढ़ाया जा सकता है। मतलब यहाँ अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि उसके नुकसान में भारत का भी नुकसान होगा तो वो गलत है। भारत पहले ही इसके रास्ते बना चुका है। यही नहीं, अब इन सब के बीच बीएसएफ ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और अवैध गतिविधियों को रोकने में ग्रामीणों के सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनके साथ एक बड़ी मीटिंग की है। ऐसा इसलिए ताकि बांग्लादेश की तरफ से कोई भी गलत इरादे से भारत को नुकसान न पहुंचा सके। यही नहीं, बांग्लादेश के नए नेता बने मोहम्मद यूनिस ने इस बार पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना को राक्षस तक कह डाला, जबकि उन्होंने बांग्लादेशी छात्रों की जमकर तारीफ की है। ऐसा इसलिए भी किया है ताकि ये छात्र मोहम्मद यूनिस का पत्ता ही साफ ना कर दें। वहीं भारत और दुनिया के कड़े विरोध के बाद अब मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेशी हिंदुओं से मुलाकात की है। इसी के साथ ही मोहम्मद यूनिस ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने प्रसिद्ध डाकेश्वरी मंदिर में परेशान हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। बता दें कि पहले यूनिस के इन्हीं छात्रों ने ही मंदिर को तोड़ा भी था और अब वो मंदिर में खड़े होकर हिंदुओं को सांत्वना दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बांग्लादेश किस तरह से अपनी चाली चलने में लगा है। वैसे बांग्लादेश में एक तबका ये भी सोच रहा है कि अखंड बांग्लादेश बना दिया जाए ताकि सारी झिकझिक को ही खत्म किया जा सके। अभी आप जिस बांग्लादेश को देख रहे हैं और ये वही बांग्लादेश है जिसने 2015 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में उस पाकिस्तान तक को पीछे छोड़ दिया था, जिससे अलग होकर ये बना था। बता दें कि साल 2020 तक तो बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के करीब पहुंच गया। वहीं बांग्लादेश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया गारमेंट एक्सपोर्ट ही है और देश की कुल निर्यात की इसकी हिस्सेदारी 83% की है। आप देख सकते हैं पहले कहाँ था बांग्लादेश, अब कहाँ आकर धंस चुका है। और वहीं बांग्लादेश का ये भूचाल भारत को एक और मौका दे गया है, जिसमें वो बांग्लादेश का पैसेंजर प्लेन नीलाम करने जा रहा है। दरअसल बात यह है कि भारत के पास बांग्लादेश का एक पैसेंजर प्लेन है जो फिलहाल रायपुर जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्किंग हैंगर पर धूल खा रहा है। दरअसल इस पैसेंजर प्लेन को ढाका से मस्कट जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी आने की वजह से इसका एक इंजन खराब हो गया और इसको रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई और तब से ये यहीं धूल खा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ अच्छे थे, तो भारत ने भी इसको लेकर ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन अब भारत के पास भी मौका है। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक अब बांग्लादेश के इस हवाई जहाज की पार्किंग फीस 4 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तभी इसी को लेकर नीलामी की बात भी की जा रही थी, लेकिन ये मामला भी कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब जब पूरा बांग्लादेश ही सुलग रहा है तो अब बांग्लादेश इस हवाई जहाज को मांगेगा भी तो भारत नहीं देने वाला है, क्योंकि अब सीधे इसकी नीलामी होगी, वरना भारत का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस प्लेन की नीलामी कर देनी चाहिए ताकि जो पैसे आए उससे एयरपोर्ट का जो नुकसान हुआ हो वो भरा जा सके, या बांग्लादेश के लिए और इंतजार करना सही होगा? वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो ये यूरोपीय देशों से निकल के आ रही है जो सिर्फ भारत के ही हथियार खरीदने का मन बना चुके हैं। दरअसल भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बता दें कि देश पहली बार एक प्रमुख हथियार निर्यातक बनने जा रहा है, जिसमें कानपुर का छोटा हथियार कारखाना यानी कि एसएएफ ने एक यूरोपीय देश से 2000 मैग गन के ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं और ये गन अगले 3 सालों में सप्लाई की जाएंगी। बता दें कि मैग गन एक बेहद कारगर मशीन गन है जो 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकती है और इसकी रेंज 1800 मीटर के आसपास की है।
और इस गन को भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदला गया है और कई अन्य देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बता दें कि SAF ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन भी किया है। वहीं मैक गन भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे टैंक, हेलीकॉप्टर और जहाजों पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑर्डर भारत की बढ़ती हथियार निर्माण क्षमता को दर्शाता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। बता दें कि भारत अब सिर्फ हथियारों का आयात ही नहीं करता है, बल्कि विश्व स्तर पर उन्हें निर्यात भी कर रहा है। ये एक नए भारत का उदय है। आपको क्या लगता है, भारत का ये ऑर्डर किन किन देशों को सुई चुभोने वाला है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ब्रिटेन से निकल के आ रही है, जो शायद भारत से दूर नहीं रह सकता है। भले ही वो FTA को लेकर दूरी बना रहा हो या अपने वीजा के नियमों को भारतीयों के लिए कठोर बना रहा हो, पर अभी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उसको भारत की मदद की जरूरत है। दरअसल भारत और ब्रिटेन मिलकर खनिजों के बारे में काम करने के लिए एक नई योजना बना रहे हैं और इस योजना का नाम UK इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी कि TSI है और यहाँ दोनों देशों को खनिजों की जरूरत है। साथ ही दोनों देश मिलकर खनिजों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं दोनों देश चाहते हैं कि खनिजों से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और सबसे बड़ी बात, यहाँ ब्रिटेन चीन से दूरी बनाने और उस पर निर्भरता को कम करने के लिए भी भारत के साथ चलने का इच्छुक दिख रहा है। यही वजह है कि दोनों देश मिलकर ऐसे तरीके खोजेंगे जिससे खनिजों को कम खर्च में निकाला जा सके और दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सके। और इस काम को भारत की माइंस मिनिस्ट्री और ब्रिटेन का उच्चायोग यानी कि ब्रिटेन का भारत में दूतावास इस काम को मिलकर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं खनिजों का इस्तेमाल बढ़ने वाला है, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कारों में। तभी इस पर तेजी से काम किया जा रहा है और भारत और ब्रिटेन मिलकर इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं ताकि दोनों देशों को खनिजों की कमी ना हो और दूसरे देशों पर निर्भर भी ना रहना पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रिटेन यहाँ भारत को धोखा दे सकता है या उसके लिए ये काफी जरूरी है? तो इस बार वो अपना 100% देगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये हमारे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल से निकल के आ रही है, जहां कल हमने आपको बताया था कैसे भारत मालदीव के 28 आइलैंड में काम करने वाला है, जिससे उसको साफ पानी पीने को मिलेगा। बस जैसे ये बड़ा काम था, वैसे ही नेपाल में भी भारत को बड़े काम का ऑर्डर मिल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल अब तक चीन का करीबी साथी माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब उसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का हाथ थाम लिया है और एक बड़ी खबर इसी से निकल के आ रही है, जहां नेपाल अपना सैटेलाइट जो उसने अपने खुद की मेहनत से बनाया है, अब भारत की मदद से उसको वो अंतरिक्ष में छोड़ने जा रहा है। और ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि दोनों देशों के बढ़ते करीबी रिश्तों की एक झलक भी है। अब नेपाल को भारत अंतरिक्ष की दुनिया में भी उसका साथ दे रहा है। ये देखकर चीन को भी जलन हो रही होगी, क्योंकि चीन तो ये चाहता था कि नेपाल सिर्फ उस पर ही निर्भर रहे, क्योंकि एक तरफ भारत मालदीव में खेल कर गया और 28 द्वीप ले उड़ा है। अब नेपाल में अपने स्पेस डिप्लोमेसी की छाप छोड़कर पूरी दुनिया को सन्न कर चुका है। ये एक नई शुरुआत है, जहां भारत न सिर्फ अपना विकास कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त देशों को भी आगे बढ़ा रहा है। और ये गर्व की बात है कि हमारी क्षमता का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की तरक्की के लिए हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और यही नहीं, अब खबर ये भी आ रही है कि चीन समर्थित नेपाली प्रधानमंत्री यानी कि KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काठमांडू आने का न्योता दिया है। बता दें कि ओली ने पुष्प कमल दहल की सरकार को गिराने के बाद पिछले महीने ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो कि नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक हैं। बता दें कि ओली को भारत के लिए सख्त रुख रखने वाला और चीन के प्रति झुकाव रखने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। और ओली के सत्ता में लौटने के बाद से ही भारत की कई चिंताएं नेपाल को लेकर बढ़ने लगी थी, लेकिन अब जब ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता दे दिया है, तो माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक चीजें होती हुई दिखाई देंगी। आपको क्या लगता है, हमारे इस पड़ोसी देश के बारे में क्या मालदीव जैसे बदलने लगा है, वैसे नेपाल भी उसी रास्ते में है, या ये दोनों ही देश एक जैसे हैं, भारत का इस्तेमाल करके भारत की अहमियत को भूल जाएंगे?